अपन दोबारा लेके आ चुके हैं दोस्तों राजस्थान सूजस। ये जून महीने की है और जून महीने में आता है पर्यावरण दिवस। कब आता है? 5 जून को आता है। तो उसी को लेकर राजस्थान सरकार ये पब्लिकेशन लेके आई है और बताया गया है कि राजस्थान सरकार क्या क्या कार्य कर रही है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले पेज पे बता रखा है राजस्थान के लोक जीवन के बारे में। ये कब की बात है? जब महाराणा प्रताप चित्तौड़ को छोड़ के जंगल में निकल गए थे आज़ादी की लड़ाई में, तो इनके साथ ये गड़िया लोहार नाम से ये भी बाहर निकल गए थे और इन्होंने भी वचन और शपथ ली थी कि जब तक चित्तौड़ को वापस जीतेंगे नहीं तब तक वापस चित्तौड़ में आएंगे नहीं। तो अभी तक इस शपथ का पालन कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर सारणी दे रखी है कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे लेखक ने बता रखा है कि संविधान में इसके बारे में कहाँ पे मेंशन है और कौन कौन से दिवस आते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी में होता है प्र से आता है अप्रैल में 22 अप्रैल, पृथ्वी अप्रैल, ऐसे याद कर लेना, 22 अप्रैल है ना। फिर आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता ये 22 मई, फिक्स एक महीने बाद आ गई 22 मई को जैव विविधता दिवस। और इसी के जस्ट एक महीने पहले पृथ्वी दिवस के, इसके जस्ट एक महीने पहले क्या आएगा? जल दिवस। तो 22 मार्च को आएगा जल दिवस, फिर 22 अप्रैल को आएगा पृथ्वी दिवस और 22 मई को आएगा जैव विविधता दिवस। फिर आगे 5 जून को क्या बोलते हैं? पर्यावरण दिवस। 5 से हो गया पर्यावरण और 5 से हो गया 5 जून। पी से हो गया पर्यावरण और पी से हो गया 5, पर्यावरण और पी से हो गया 5, प से हो गया पर्यावरण हो गया 5 हो गया। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन के लिए कैसे याद करेंगे? ऑक्सीजन याद कर लो। वैसे O3 होता है ओजोन के लिए, पर ओजोन लेयर जो समताप मंडल में पाई जाती है ऊपर, यहाँ पे ओजोन लेयर पतली होती जा रही है। उसको बचाने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है 16 सितंबर को। तो 8-8-16 इसका परमाणु भार होता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो 8-16 होता है ऑक्सीजन का, है ना। ओजोन की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो इसको भी 16 मान लो, सितंबर कर लो। ऐसे करके कैसे भी करके याद कर लो, दिमाग में बैठाना कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन में क्या, परत को उसको संरक्षण से रोकना है, पतली नहीं करनी उसको, वरना पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ जाएगी तो नुकसान होगा अपना। फिर आगे चलते हैं। इसमें बता रहा है घर से लेकर वन तक जैव विविधता संरक्षण करना। तो जैव विविधता कहाँ से स्टार्ट होती है? आदमी के घर से लेके मोहल्ले में, मोहल्ले से होगी गांव में, गांव से लेगी जिले से, जहाँ जहाँ वन है वहाँ पे, फिर राज्य होगा, फिर पूरा वन क्षेत्र हो गया। ऐसे ही मान लो, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी तरह वन का भी मान लो कि अपने गली घर से स्टार्ट करके पूरे बड़े बड़े जंगल में पहुंचना है। तो ये इसमें दे रखा है कि घर में जैव विविधता कैसे लाएंगे। तो अलग अलग वनस्पति वगैरह, बगीचे वगैरह बांधते हैं लोग, बालकनी में बोते हैं, उसके बारे में बता रखा है। फिर घर के बाद हो गया शहर, गाँव और शहर। तो मोहल्ले में बगीचा होता है, गार्डन होता है, उसके बारे में बता रखा है। कार्बन संचय रहता है, जैव विविधता को बनाए रखता है, तापमान को नियंत्रित करता है जंगल, उसके बारे में बता रखा है। जिस तरह सिटी में होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आसपास गांव में कम होता है। जहाँ सिटी होती है वहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर होता है गर्मी में, 4-5 डिग्री सेल्सियस सिटी में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अर्बन हॉट बोलते हैं इसको, है ना। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है सेक्रेड कॉरिडोर क्या होता है। सेक्रेड कॉरिडोर, गांव में पानी नहर बह के आती है, इसके आसपास जब पेड़ पौधे लगा देते हैं तो ये पेड़ वनस्पति उग जाती है। इस वनस्पति को बोलते हैं सेक्रेड कॉरिडोर।
फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे राजस्थान में वर्णों की स्थिति के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है कि वैधानिक मतलब उनके डॉक्यूमेंट में कितना क्या लिखा हुआ है, वो राजस्व रिकॉर्ड में होता है ना, उसके बारे में बता रखा है। टोटल 100% होता है। तो अपन कैसे बात करेंगे कि एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सा है, आरक्षित है, आरक्षित है, अवर्गीकृत। तो आरक्षित का मतलब होता है आरक्षण। जिस तरह अपने कंपटीशन में होता है SC ST OBC वगैरह को कि उसकी सीट पे दूसरा कोई जाके नहीं बैठ सकता, उसी तरह यहाँ पे 37% तक दे रखा है आरक्षित। आरक्षित मतलब कि इसमें कोई भी गाय भैंस वगैरह कोई नहीं चढ़ा सकता है, कोई लकड़ी नहीं ला पाएगा, ये होता है आरक्षित। मतलब किसी को भी अनुमति नहीं होती दूसरे को, खाली वन पैदा होगा यहाँ पे, है ना, आरक्षित वन है। रिजर्व में क्या थोड़ी छूट मिल जाती है, इसमें लकड़ी वकड़ी ला सकते हैं, वन भी चढ़ा सकते हैं थोड़ी परमिशन लेके। अवर्गीकृत में कुछ भी नहीं है, खाली वन है। तो ऐसा है। तो याद रखना कि इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर लो, आरक्षित 38 से मेल जोल खाता है, 38 के आसपास होता है, बस 37.5 देगा, 05 37.05। और रक्षित में क्या है, रक्षा कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। तो 56 इंच से याद रख लो कि रक्षित 56 ये हो गया रक्षित, और 37 ये हो गया आरक्षित। बचा हुआ 6.5% अवर्गीकृत है। फिर आगे चलते हैं। आगे बता रहा है खेत और खलिहान में जैव विविधता। तो खेतों में कैसे होती है, घर की बात हो गई, सिटी की बात हो गई, और खेतों में कैसा होगा। खेतों में क्या करता है, अपन खेती करते तो यहाँ खेत है, यहाँ खेत है, दो खेतों के बीच में जगह छूट जाती है, इसको बोलते हैं मेहर। और 3-4 खेत होते बीच में गाय भैंस बांधने काम आती है, फिर जंगल पेड़ पौधे उग जाते, उसको बोलते हैं पड़त। पड़त मतलब पड़ी हुई जगह, तो इसको पड़त बोलते हैं ना खेतों में। ये लिखा हुआ पड़त, पड़ी हुई जगह होती है, खाली पड़ी होती है। इसमें क्या, वहाँ के बिच्छू सरीसृप कीड़े मकोड़े आदि पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जीने के लिए जगह मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं। खेत के बाद फिर प्राकृतिक वन और वन्य जीव संरक्षण में जैव विविधता। इसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाते हैं, टाइगर रिजर्व आ गए, लेपर्ड रिजर्व आदि घोषित आ जाते हैं सब कुछ। मतलब गाँव घर से लेके अपन यहाँ तक पहुँच गए। फिर आगे देखते हैं पारंपरिक ज्ञान, जो अपन वनों को बचाने के लिए अपन देसी तरीका लगाते हैं पुराना, उसको बोलते हैं एथनो फॉरेस्ट्री। एथन क्या होता है, एथनिक होता है, जो कि पुराने कल्चर से चला हुआ आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हो। एथनो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब बागवानी वगैरह करना, फॉरेस्ट्री जंगल वंगल उगाना। फिर आगे चलते हैं, इधर पे बैक करते हैं। अशोक गहलोत जी यहाँ पहुँच चुके जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में, और यहाँ पे दे रहेगा कोटड़ा वन क्षेत्र जलग्रहण। ये फोटो दे रहेगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भीलवाड़ा में कृषि वानिकी का एक दृश्य दे रखा है यहाँ पे, ये वाला। तो क्या होता है, कृषि वानिकी में क्या होता है, खेती के साथ साथ वानिकी मतलब जंगल भी उगाया जा रहा है, खेती भी है, बीच में पेड़ पौधे बो रखे साथ में। तो फल फ्रूट की भी हो सकते हैं, या छाया के लिए कर सकते हैं, कैसे भी करके दोनों एक साथ हो रहे काम। तो वानिकी हो रहा है एक तरह का। यहाँ पे बेर के और अमरूद के हो गया, या फिर आम के पेड़ वगैरह बीच में बो सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। ये शहरी हरियाली का एक उत्तम उदाहरण कुलिश स्मृति वन जयपुर में है। जेलन मार्ग यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जेलन मार्ग भी है, और ये कुलिश, यहाँ पे कौन सा है, कुलिश स्मृति वन यहाँ पे। और जोधपुर में कौन सा है, जोधपुर में है कैलाश सांखला है ना, जोधपुर में स्मृति वन। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है आंकड़े
इसमें बता रखा है राजस्थान में कितना वन है और इसकी मात्रा कितनी क्या है। तो यहाँ पे अभिलेखित वन मतलब आंकड़ों में लिखे हुए वन कितना है। अभिलेखित लेखित लेखन मतलब लिखा हुआ, अभिलेख में लिखा हुआ ना, सरकारी कागज में इतना है। तो इसको याद कैसे करेंगे, ये तो याद नहीं करना, ये परसेंटेज याद करना, एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज कैसे याद करेंगे, 9.60%। तो इसको याद करेंगे न से हो गया 9 और प्रतिशत क्या पूछा है, 1% पूछा है, 1%, शत से होगा 60, तो 9.60 ये हो जाएगा 1%। कितना है, 9.60% पूरे राजस्थान के एरिया का। ये भी अपन को याद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर इसने पूछा राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल का, ये है 7.42%। ये कम किससे हो गया, क्योंकि वन में क्या काउंट करते हैं अपन, वन में करते हैं अपन पेड़ पौधे और जो अपन नेशनल पार्क वगैरह देखे थे फॉरेस्ट, वो इसमें स्क्रब होती है, स्क्रब जिसमें 10% से कम एरिया पे, 1 हेक्टेयर में 10% से कम पेड़ पौधे होते हैं, उसको स्क्रब बोलते हैं, झाड़ियाँ वगैरह, जिसको झाड़ी वगैरह बोलते हैं, जो वन क्षेत्र में नहीं आती। तो वो यहाँ पे माइनस हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे 60.42 यहाँ पे आया भौगोलिक क्षेत्रफल। तो 7.42 में 7 दो चीज़ें 7 आई, क्या क्या आई है, एक तो ये वाली वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला है तो 7 आ गए, 7.42। इसमें स्क्रब वगैरह नहीं है, झाड़ी वगैरह नहीं है, और इसमें क्या झाड़ी भी सम्मिलित है, झाड़ियाँ वगैरह होती है ना, छोटे छोटे पेड़ वगैरह वो। फिर आगे चलते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें याद रखना खास, 2% टोटल वाला 1% न से 9 और प्रतिशत शत से 60, 9.60 और 2 चीज़ों का टोटल पर वनावरण और वृक्षावरण, इसका कितना परसेंटेज बनेगा, 4.42 दोनों का, साथ में मिलाएंगे 7.42। फिर आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस का अपन ने देख लिया था 22 अप्रैल। इससे पहले आता है जल दिवस, आता है 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस 5 जून को, पर्यावरण दिवस 5 जून, और ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर और आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों कैसे याद करने से, पृथ्वी का राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल दे रखा है 3,42,239 ऐसे याद करो, या फिर 3,42,239 ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। फिर भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत आपको वन क्षेत्र बताया था, 1% है ना, तो 9 और 60 में 1% हो गया। वृक्षावरण और वनावरण दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा, इतना बन रहा है। राज्य पशु चिंकारा और ऊँट है, 2 है। चिंकारा पहले था, बाद में ऊँट को भी डाल दिया वसंत राज्य के समय में। राज्य पक्षी गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं ना। राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसका रस वो वैज्ञानिक नाम भी आता है, तो इसमें सीना नाम से भी सीना नाम से सेकंड शब्द आता है, वो आगे आएगा तो पढ़ेंगे अपन। राज्य पुष्प रोहिड़ा, जो कि अपन मेन पेज पे दे रखा था किताब के, वो रोहिड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने, 3 है, यहाँ पे लिख दिया इसको। वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है, कंजर्वेशन रिजर्व 15 है, बाघ परियोजना है 4 है। और कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे, इसको याद कर लेते हैं ना। रणथंभौर है ना, कहाँ पे, सवाई माधोपुर। रण करेंगे क्या, क्या होगा, माथा फूटेगा, माधोपुर ऐसा कर लो, माधोपुर में माथा फूट जाएगा तो रणथंभौर हो जाएगा। सरिस्का में, तो सरिस्का किसी को पता नहीं, अलवर है, तो कैसे याद करेंगे। सरिस्का में होता है, इंग्लिश में लिखो SARISISKA, इश्क। इश्क से क्या होगा, लवर, LOVER, इश्क और लवर से हो गया सरिस्का, है ना। फिर आगे चलते हैं।
मुकुंदरा, मुकुंदरा हो गया कोटा में। और रामगढ़ विश की बूंद कहाँ पड़ेगी? बूंदी में पड़ेगी, बूंदी जिला है ना, बूंदी में पड़ेगी विश, रामगढ़ विषधारी। और यहाँ पे एक नदी बहती है मेज नदी, खास जीवन रेखा कहलाती है। फिर आगे चलते हैं। पक्षी स्थल कौन कौन से हैं? एक तो केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है सांबर झील। केवलादेव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भरतपुर में। और सांबर झील जयपुर में पड़ती है, अजमेर के टच में है, नागौर के टच में, 3 जिलों के टच में है। फिर आगे चलते हैं। प्रादेशिक मंडल 38 है यहाँ पे राजस्थान में, जो कि वन विभाग के एग्जाम पूछा जा सकता है। वन्य जीव मंडल 16 है। बाकी ये कोई भी नौकरी वोकरी करते हैं उनके लिए बता रहेगा कितने कोई पद है। चलो आगे चलते हैं। ये टॉपिक दे रखा है वन्य जीव प्रशिक्षण। मतलब वन्य जीव को बचाने के लिए कोई नौकरी करता, कार्मिक होता है, कार्मिक वगैरह कर्मचारी होते हैं, उनको कहाँ पे क्या प्रशिक्षण मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी संस्थाएँ कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कराई जाती है। ये बता रखा है यहाँ पे, इसको भी याद करते हुए चलेंगे साथ में। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे राजस्थान वानिकी या वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, ये जयपुर में है। तो वन्य जीव संस्थान जयपुर में है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो। इससे पहले अपन दूसरा पढ़ लेते हैं। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र। मरु का मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में होगा, कहाँ पे होगा? जोधपुर में, क्योंकि यह संभाग पड़ गया खास। तो यहाँ पे वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में। और यहाँ पे दे रहेगा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और रेगिस्तान पारितंत्र। तो प्रबंधन, किसी को मैनेज करने के लिए, कोई वन्य जीव पागल हो गया तो उसको क्या ताला में बंद कर देंगे, तो ताल छापर में कर देंगे मैनेज करने के लिए ना, प्रबंधन। तो ताल छापर चूरू में हो गया। और पारितंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया। तंत्र का मतलब तंत्र, टेंसले, ऐसे याद कर लो, टेंसले ने दिया था पारितंत्र शब्द। तो तंत्र से ताल भी हो गया, ताल छापर। तो कैसे भी करके याद कर लो कि ये इसमें चूरू में है ताल छापर। आगे इसको और पढ़ेंगे ताल छापर के बारे में अपन, आगे डिटेल में 1-2 पेज का होगा, जहाँ पे हिरण के बारे में पढ़ेंगे अपन, काले हिरण पाए जाते हैं। और वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में हो गया, मरु का हो गया, जोधपुर हो गया। और बाकी एक संस्था बनाई गई है, यहाँ पर बता रखा है कि सामान्य प्रशिक्षण या प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध विषयों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। तो सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट की स्थापना की गई। तो आपने ये तो सुना होगा बिश्नोई समाज के बारे में, अमृता देवी बिश्नोई है ना। तो वो हमेशा पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए हमेशा आगे आती है। तो वही संस्था ने इसकी जिम्मेदारी ले रखी है कि ये करवाएगी, संचालित करेगा कार्य, है ना। ये कब बनाई थी? 18 दिसंबर 2021 को, मतलब 18 दिसंबर को सरकार बनी थी। पिछले साल ही इन्होंने बना दिया, मतलब 3 साल कंप्लीट होते ही। ये चौथा चल रहा है, अगले साल 5वां चलेगा। तो 3 साल कंप्लीट होते ही इन्होंने ये बना दिया, ये वाला सेंटर बना दिया। तो कौन करेगा? जैसे कंजर्वेशन करना है तो वन्य जीव का, मतलब कोई भी, जब वो हिरण के बारे में मैटर चलता रहता है, वन्य जीव को बचाने के लिए विष्णु समाज जो कि समर्पित है इनके लिए, नेचुरल रिसोर्स को बचाते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करते हैं, खेल पेड़ के लिए बहुत बलिदान देते हैं। तो अमृता देवी फेमस है, बलिदान दे रहेगा, इसलिए इन्होंने ये हैंडल करेंगे ये चीज़। फिर आगे चलते हैं। यहाँ बता रखा है प्रकृति है तो हम हैं। तो प्रकृति से अपन को उतना ही लेना जिससे कि अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा फिर नुकसान देती है। तो
आजकल लोग क्या हो गए, स्वार्थी हो गए, तो प्रकृति से जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा लेंगे तो ये प्रकृति अविनाशकारी घटना होगी यहाँ पे। तो हम उपयोगितावादी की बजाय उपभोक्तावादी बन गए। अब उपयोग तो नहीं कर रहे, उपभोक्ता बन गए, ज़्यादा ही लेने लग गए शौक के लिए। ऐसे जैसे कि हम फैशन और कपड़ा उद्योग में पानी प्रदूषित कर देते हैं। एक कपड़े धोने के लिए कितना, एक कपड़े एक ड्रेस, एक मतलब एक पैंट बनने में 1000 लीटर के आसपास पानी की व्यय होता है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो जींस बनती है वो कपड़ा, तो बहुत ज़्यादा पानी प्रदूषित होता है। और आदमी बड़े बड़े लोग होते हैं, इस पर डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है कि जो कपड़े बनते हैं आदमी 3 बार भी नहीं पहनता, बड़े बड़े लोग, और उसको नए कपड़े पहनता है हमेशा, और पुराने कपड़े फेंक देता है। मतलब साल में 50 ड्रेस नहीं लेता, तो उन ड्रेसों के चक्कर में कितना पानी खराब होता है ये देखो आप। तो कपड़ा इंडस्ट्री से पानी बहुत खराब होता है। पहले वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, केमिकल वगैरह छूटता है, ये दिक्कत है बस। तो फैशन से नुकसान हो रहा है। फिर आगे चलते हैं। पहले एक कहावत भी थी कि घी डुल जाए मगर पानी व्यर्थ न जाए। लोग ये मानते थे ना पुराने लोग, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। पानी को तो पैसे से खरीद लेते लोग, ये बात है, पर जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। फिर आगे चलते हैं। इको टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र राजस्थान। तो ये है अपना कौन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी जी। तो इनका इंटरव्यू हुआ है, तो इनसे बातें होगी थोड़ी बहुत, अपन जानेंगे क्या क्या बातें हुई है। तो ये पूछ रहे हैं राजस्थान में वनों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ बताया जा रहा है कितनी क्या वर्ण था, अपन ने याद कर लिया था। अभिलेखित वन में वन प्रतिशत कितना है, 9.7% है। बाकी 2 चीज़ें बची है, वनावरण और वृक्षावरण, दोनों साथ में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 7.42%। तो यहाँ पे इतना कम प्रतिशत है। और यहाँ की राजस्थान की कंडीशन तो आपको पता ही है क्या कंडीशन, कि यहाँ पे विषम परिस्थिति है। विषम का मतलब अनुकूल नहीं है, तो भी यहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं। ये तो 2/3 मतलब 2/3 क्षेत्र पर मरुस्थल है, शुष्क जलवायु, वर्षा भी कम होती है यहाँ पे। बादल जो आते हैं बंगाल की खाड़ी से, वो आते आते खाली हो जाते, बारिश बहुत कम होती है। और वृक्षाधिक क्षेत्र की कमी है, वृक्ष बहुत कम है यहाँ पे, जंगल बहुत कम देखने को मिलेगा। और अत्यधिक जैविक दबाव, मतलब पेड़ पौधे कम है, खाने वाले ज़्यादा है, ये हो गया। फिर दीमक का प्रकोप, दीमक वगैरह लग जाती है। तो भी यहाँ पे सर्वोच्च प्राथमिक की स्थिति में लोगों की सहभागिता और वन विकास के जरिए निशान की आवश्यकता है। तो बता रहा है कि ऐसी कंडीशन होते हुए भी राजस्थान आगे बढ़ ही रहा है। और राजस्थान में पिछले 10 सालों में इसमें 550 किलोमीटर के आसपास इसमें बढ़ोतरी हुई, जो आगे अपन देखेंगे। और इसमें क्या बता रहा है, अभी जो वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है, राज्य वन नीति 2010 की चल रही है। अब नई भी आने वाली है, जो बताएंगे आगे आएगी, देखेंगे, कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ बता रहा है आगे आएगी, तैयारी में चल रही है। और ये रामगढ़, ये आगे पढ़ेंगे अपन, पूरे पेज पे आएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में। और आगे चलते हैं। राजस्थान में विविधता खूब है, छोटा भारत माना जाता है। तो इसमें पर्यटन की क्या संभावना है, इसमें बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट है, कैसे सब कुछ बताया रहेगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या है, सबसे प्राचीन विश्व की क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिस पे बहुत सारे पहाड़ हैं। ये हो गया अरावली पर्वत श्रृंखला, ऐसे जा रही है ना। तो इसमें बहुत से पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, घने जंगल भी है यहाँ पे, और बड़ी बड़ी झीलें, बांध, वेटलैंड सब कुछ है। वर्ष भर स्थानीय और प्रवासी पक्षी भी आते हैं, जैसे कि केवलादेव में आते हैं, सांबर पे आते हैं। थार का मरुस्थल भी है इस साइड में, खनिज वगैरह पाए जाते हैं जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में, खनिजों के लिए अजाब घर है। और मरुभूमि क्षेत्र में खारी जिले का सांबा और से इको टूरिज्म, इको मतलब पर्यावरणीय टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्लाट प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी है जो साल्ट फ्लैट्स हैं,
खूबसूरत और अनोखे भी हैं और बहुत वन्यजीव क्षेत्र भी हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है। रणथंभौर है, सरिस्का है, वन्यजीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है, तो बहुत कुछ है। और राजस्थान में क्या एक प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 लागू की गई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? टूरिज्म पॉलिसी 2021 की इक्को से होगा 21, 21 को कैसे याद रखें? इक्को से 21 ऐसे करके याद कर लो। 21, 21 से इक्को। पर्यावरण पॉलिसी की पर्यावरण की जगह अपन लिखेंगे इको, टूरिज्म रह गया, तो ऐसे करके याद कर लेना। फिर आगे चलते हैं जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, जायका जिसको बोलते हैं, जो कि राजस्थान में अधिक सब मतलब बहुत कुछ काम कर रही है। वानिकी विकास में काम कर रही है, अरावली वृक्षारोपण में काम कर रही है, और इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण में कार्य कर रही है। बहुत राजस्थान में मतलब बहुत ज़्यादा कर रही है। और ये अपन आंकड़ा देखा था 10 सालों में लगभग कितना 550 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी। मतलब अपन पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो जंगल में वृद्धि हो ही रही है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में, जो कि रिपोर्ट जारी करता है वनों के बारे में। हर 2 साल में पब्लिश होती है वनस्पति रिपोर्ट। फिर आगे चलते हैं। राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो गोडाउन अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है। भारत में बनाया जाने वाला था, पर इसका नाम सही नहीं रहा। अभी तो मोर को बना रखा है और गोडाउन नाम रखा है। वैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम है इसका। तो इसमें क्या कर रखा है कि इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और चूजे क्या होता है? चूजे होता है बच्चे होते हैं। तो कृत्रिम हैचिंग मतलब उनको डॉक्टर के उनको एक मतलब अनुकूल वातावरण में रखा जाता है अंडों को। फिर उनको हैचिंग मतलब एक टेम्परेचर होता है, उस पर गर्म किया जाता है, हीट वगैरह दिया जाता है। उसके बाद ये पैदा होने के बाद उनको वापस अनुकूल वातावरण में रखा जाता है, फिर बड़ा किया जाता है। तो राजस्थान में क्या विश्व में राजस्थान ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि इस तरह की प्रजाति का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सी प्रजाति? गोडावन का। फिर आगे चलते हैं। ये राज्य पक्षी है अपना। जनजाति के क्षेत्र में क्या कर रही है? तो जनजाति क्या होती है? जो कि जंगल पे आश्रित होती है। अधिकतर जनजाति आदिवासी के बारे में अपन ने पढ़ा था। जंगल पर आश्रित होती है। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो नोडल विभाग होता है। तो अनुसूचित जनजाति होती है आदिवासी। और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत इनको क्या दिया जा रहा है? वन अधिकार पत्र, जिससे कि ये वन इनके नाम पर ऐसा होगा कि ये वन में जाके कुछ भी शहद ला सकते हैं, फल फ्रूट ला सकते हैं, लकड़ी बांस वगैरह को ला के बेच सकते हैं। और ट्राइफेड मतलब आप जानते हो ट्राइफेड होता है जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, वो उसमें आप सामान बेच सकते हो, कोई भी जंगली सामान होता है वो। और फिर आगे क्या बता रखा है यहाँ पे? तेंदुपत्ता में बांस विद्वान से प्राप्त आय को राज्य वित्त आयोग पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायत को संबंधित क्षेत्र में विकास कार्यों में हस्तांतरित करेगा। मतलब बात ये बता रखा है कि ये राजस्थान है, यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र हो गया, जनजाति होगी, कोई भी यहाँ से पैदा हो रहा है, बांस यहाँ पर हो रहा है। तो इनका क्या होता है? राज्य सरकार में वित्त आयोग होता है। यहाँ से 10 रुपये जा रहे हैं बांस को बेचने के बाद, टैक्स वैक्स जो भी कट रहा है 10 रुपये, तो वापस 10 रुपये यहीं पे बेच देंगे, दूसरी जगह खर्च नहीं करेंगे। जितना भी यहाँ से पैसे टैक्स ले रही है वापस टैक्स यहाँ बेच देंगे और ये इनका विकास करेंगे। तो आदिवासियों से ले रहे हैं, इनके विकास करना जरूरी है इनको ऊपर उठाने के लिए। बाकी जगह तो अलग अलग क्षेत्र से पैसे आ जाएंगे, इनसे पैसे पहले बहुत कम इनकी इनकम होती है, तो ज़्यादा इनकम क्यों लें इनसे, ये बात है। तो इनका क्षेत्र इनका पैसा वापस इनको मिल जाएगा, ये बात चल रही है। फिर आगे देखते हैं। आगे क्या बता रहे? जैसे लघु स्तरीय जल प्रदूषण बचाना। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या काम किया जा रहा है? तो हैजार्डस मतलब हैजार्ड नुकसानदायक चीज़ें जो होती है वेस्ट, उसको निष्पादन के लिए उपचार और निष्पादन की सुविधा गाँव गुटली वगैरह ये बता रहा है क्या क्या काम करेगा। तो CNG वगैरह यूज करेंगे, बायोमास का भी यूज करेंगे, स्वच्छ इंजन का यूज करेंगे, ऐसे बता रहेगा। फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पे क्या दे रखा है, वन पर्यटन की दिशा में क्या संभावना है। तो जयपुर में 2 लेपर्ड बन गए, जालना हो गया और आमागढ़ वगैरह, वो आगे पढ़ेंगे अपन। रामगढ़ विस्तारी नया बन गया, सफारी स्टार्ट कर दी। झुंझुनू में लेपर्ड सफारी की संभावना है, बाद में बना सकते हैं। तो ये आप आएगा तब देखेंगे, तो ये संभावना है। फिर आगे क्या दे रखा है, कम्युनिटी प्लांटेशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कम्युनिटी मतलब लोग, गाँव के लोग मिलके या एरिया के लोग मिलके कम्युनिटी की तरह 15, 20, 50 लोग मिलके जो प्लांटेशन करते हैं, उसमें पेड़ पौधे ज़्यादा भी उगेंगे और एक साथ करेंगे तो बढ़िया, उनके लिए सही रहेंगे। अब आगे चलते हैं। ये रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य का विहंगम दृश्य बता रखा। ये रामगढ़ जो नया बना टाइगर रिजर्व। तो आगे चलते हैं, क्या चीज़ है। हाड़ौती में वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा बाघ अभ्यारण्य बना ना। पहले के 3 थे, कौन कौन से थे याद देखेंगे। पहले के 3 अपन मैंने याद कराया था अभी। रण होगा तो क्या होगा, माथा फूट जाएगा, माथा है ना, मादा था की जगह धा बोल दो, कुछ भी बोल दो, माथा फूट जाएगा रण से। तो स्वयं माधोपुर हो गया। सरिस का इश्क हो गया तो लवर, इश्क से लवर हो गया। अगर याद नहीं हो आपको, अलवर में है नहीं है तो ऐसे याद कर लेना जिसको याद नहीं है। मुकुंदरा कोटा में हो गया, और ऐसा अभ्यारण्य है। और विषधारी, तो विष की बूंद कहाँ पड़ी, विष की बूंद बूंदी में पड़ी, तो रामगढ़ विषधारी हो गया। और जो रामगढ़ बना है इसका क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग किलोमीटर के आसपास है ना, याद रखना। तो ये इसकी स्थिति कहाँ पे, ये राजस्थान का मैप हो गया, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। इधर से विंध्याचल पर्वत आ रही है, ये अरावली जा रही है, इस तरह अरावली जा रही है। इधर से विंध्याचल दोनों आके यहाँ मिल जाएगी बूंदी में, कोटा बूंदी में मिलते हैं चित्तौड़ में। तो इस जगह की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो विंध्याचल के तीखे पहाड़ की मौजूदगी यहाँ पे, और तीखे पहाड़ तो विंध्याचल के हो गए, और अरावली के शंकुनुमा पहाड़ियाँ होगी, इसको जच्चागर भी कहते हैं ना। तो रणथंभौर में पाया जाने वाला कि जन्मस्थल रामगढ़ को भी माना जाता है। तो यहाँ पर रामगढ़ की स्थिति कहाँ पे, ऐसे इधर सवाई माधोपुर हो गया, इधर मुकुंदरा हिल्स हो गया, और रामगढ़ ये बीच में पड़ गया। तो सवाई माधोपुर में जितने भी बाग वाग गए यहीं से निकल के गए, तो जन्मस्थली ये होगी। और इधर से ये सवाई माधोपुर हो गया, ये हो गया कौन सा, मुकुंदरा हो गया, और ये नया वाला जो बना है, नया बना, इसका नाम क्या है, विषधारी रामगढ़। तो इसमें बता रहा कैसे क्या है। रणथंभौर में पाए जाने वाले बाघों की जन्मस्थली रामगढ़ को माना गया ना। तो ये बता रहा नीचे, ये प्रदेश 2 टाइगर रिजर्व के रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स दोनों के बीच में स्थित है, और ये आवागमन के लिए कॉरिडोर के लिए कार्य कर रहा है। कॉरिडोर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुल या रास्ता होता है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। तो कॉरिडोर की तरह कार्य करता है। फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर एक नदी बहती है, मेज नदी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि रामगढ़ विषधारी जो बनाया गया है इसके अंदर कौन सी नदी बहती है, मेज नदी। तो याद रखना। तो कैसे याद रखना, रामगढ़, या मैंने ट्रिक बता दी थी, रामगढ़ विष का गिरेगा बूंदी, विष की बूंद गिरेगी, और मेज हो गया, मेज नदी, इसे याद रख लेना। जीवन रेखा है मेज नदी। फिर आगे चलते हैं। ये है आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व बनेगा देश भर में। नज़ीर मतलब देखने लायक चीज़। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण एवं वायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की है। मतलब जयपुर में ये भी स्थापित करती है पर्यावरण के लिए, है ना। और राजस्थान में क्या आए थे, नई राजस्थान पारिस्थितिकी पर्यटन नीति। तो इसको इंग्लिश में कर लो, पारिस्थितिकी मतलब इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी को क्या बोलते हैं, इको मतलब 21, तो 21 याद रख लेना। तो जयपुर में स्टार्ट हुआ जालना लेपर्ड्स, वो तो पहले से था जालना है ना, लेपर्ड सफारी। और
ये दूसरी कौन सी आ गई, आमागढ़। इसको भी याद करेंगे, लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब तेंदुआ। तो अपन मैं बताऊंगा कैसे याद करना लेपर्ड, आगे देखेंगे ना। देखो तेंदुए के पत्ते होते हैं, लेपर्ड को मतलब तेंदुआ बोलते हैं। तेंदुए के पत्ते हैं, पत्ते को लिप बोलते हैं। तो ऐसे याद कर लो, लेपर्ड को तेंदुआ बोलते हैं और तेंदुए के पत्ते को लेपर्ड बोलते हैं। ऐसे याद कर लो, दोनों एक दूसरे से कन्फ्यूज नहीं होंगे। फिर आगे चलते हैं। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में बनेगा जयपुर का नया आकर्षण केंद्र। तो जैव विविधता दिवस पर, जैव विविधता दिवस कब आता है, 22 तारीख। 22 कौन सा था, मेरे को याद नहीं आएगा। तो फिर आपको क्या याद आएगा बताओ, हैं? तो फिर क्या करते हैं, अरे यार यहाँ पे तो दे रखा है, मैंने को यहाँ पे दे रखा है ना, 22 मई 2022 है ना। ये 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो मई का मतलब कई होगा, इसको कह दो कई। वो कई का मतलब जैव विविधता, विविध बहुत तरह के होते हैं, कई कई तरह के होते हैं। तो इससे हो जाएगा मई। मई से हो गया कई, और 22 कई, 22 मई की जगह कई लिख दो, और कई का मतलब विविधता। तो 22 मई को हो गया जैव विविधता दिवस, ऐसे याद रख लेना। फिर आगे चलते हैं, जयपुर में क्या होंगे, चीता। क्या होता है चीता, है ना। अभी चीता आया था, चीता भी इस तरह दिखता है। तेंदुआ और चीता में क्या अंतर है, तेंदुआ और चीता में ये अंतर है कि चीता होता है यहाँ पे काली काली लाइनें होती हैं। मैं काली लाइन बना के बता देता हूँ, इस तरह की। ये कलर लिया, ये ब्लैक लिया, ये थोड़ा ज़्यादा किया, ऐसे किया, ये यहाँ से ये लाइन जाती है, ये हो गया चीता। इस तरह की लाइनें होती हैं जो आँख के यहाँ काजल की तरह निकल के मुंह के यहाँ पे जबड़े तक आती है, ये हुआ चीता। चीता यहाँ पे बना दिया अपन ने। तो ऐसे 85 चीते यहाँ पे जयपुर में हैं, तो अपन चीते बना सकते हैं, है ना, लेपर्ड से। तेंदुए सिर्फ चीते बन जाएंगे अगर ये लाइनें खींच दे तो, हिम्मत हो तो खींच के बता देना। फिर आगे चलते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये कर लिया, ओके, होगी बकवास। फिर यहाँ पे देखते हैं लेपर्ड क्या होते हैं, क्यों खास है लेपर्ड। यहाँ पे देख रहा है लेपर्ड, जिसे तेंदुआ भी कहते हैं। मैंने कहा ना, तेंदुए के पत्ते, और पत्ते को लिप कहते हैं। लिप यानी पत्ता, लिप कहते हैं, लिप ऐसा कुछ कहते हैं ना इंग्लिश में, लिप। तो तेंदुए के पत्ते को लिप, और लिप को तेंदुआ कहते हैं, ऐसे है ना, कह दे दो। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में बाघ, शेर और स्नो लेपर्ड के बाद पाया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा बिडाल है। बिडाल मतलब बिल्ली की तरह जो होता है वो बिडाल। तो ये क्या क्या कर सकता है, ये ज़मीन पे भी रहता है, ऊपर पेड़ पे भी चढ़ सकता है। तो पेड़ों पे चढ़ने की अपनी क्षमता के कारण यह बाघ और शेरों के क्षेत्र में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। बाघ नहीं चढ़ पाते, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी चढ़ जाता है। तो ऊपर चढ़ जाएगा तो घोंसले में चल जाएगा चिड़िया के, तो कुछ भी खा सकता, भूखा नहीं रहेगा। तो यह एक अवसरवादी शिकारी है जो पक्षियों से लेकर हिरणों तक का शिकार आसानी से कर लेता है। तो ये लेपर्ड है, पत्ती की तरह। तो कोई पूछे ऊपर पेड़ पर कौन चढ़ सकता है, तो तेंदुए का पत्ता मतलब पत्ता लेपर्ड चढ़ सकता है। ये हो गया लेपर्ड। ये क्या चीज़ है, हाइना, ये भी जलन सफारी में होगी। फिर आगे चलते हैं, ताल छापर। मैंने कहा था ताल छापर के बारे में पढ़ेंगे अपन, तो देख लेते हैं ताल छापर कहाँ पड़ता है, चूरू में। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं ताल छापर में कृष्ण मृगों की अटखेलियाँ। मतलब यहाँ पर घूम रहे, कोई देखना गया तो यहाँ क्या मस्ती कर रहे, उसके बारे में बात चल रही है। तो मृग मतलब हिरण के बारे में बताया गया कि किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका लाइफ टाइम क्या होता है, और क्या क्या पाए जाते हैं, ये बता रखा है। तो यहाँ पे कितने 4000 से ज़्यादा हिरण, काले हिरण है यहाँ पे। कितना, 4000 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। और क्या, ये प्राकृतिक आवास है ना ताल छापर। आस पर बाउंड्री बना दी और ये बन गया ताल छापर, ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो ऐसे बना है। तो ये किस तरह लगता है प्राकृतिक है, तो अफ्रीका के जो सवाना है ना, घास के मैदान, वैसा नज़र आता है। यहाँ पे क्या क्या है, खैजड़ी है, देशी बबूल आदि के वृक्ष उगाए जाते हैं जो कि कांटेले वन होते हैं।
तो यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा 4000 के आसपास संख्या में काले हिरण। तो ये किस तरह के होते हैं, इनकी विशेषता बताई गई है। ये दौड़ सकते हैं, काले मृग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। इनकी खाल चिकनी और मुलायम बालों से भरी होती है ना। फिर आगे देखते हैं, इनका ऊंचाई कितनी होती है, 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर से भी कम होती है ना औसत ऊंचाई, मतलब 1 मीटर से भी ऊंची नहीं होती। बकरी के साइज की होती है लगभग, और वेट भी 40 किलोग्राम होता है बस। और नर जो होता है, नर और मादा होते हैं, नर के होते हैं सींग, है ना, और नर ही होता है काला। नर सींग होते हैं इसके, 3 साल का होएगा, 3 साल का होते तो इसके सींग पूरे विकसित हो जाएंगे और ऊपर काला काला पड़ जाएगा ये। तो ये नर होते हैं। काले हिरण जो पाए जाते हैं वो काले हिरण कौन से होते हैं, नर होते हैं। और उनका जीवन काल कितना होता है, 10 से 12 साल होता है, ये यहाँ पे दे रखा है। और ऊपर काले काले हो जाएगा, नीचे की साइड में कैसे भूरे रहेंगे। तो ये बात है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे और क्या पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है पक्षी भी आता है, जिसको बोलते हैं कुरंजा, डेमोय जिल क्रेन। यहाँ पे उड़ के आता है हजारों मील से, कुरंजा पक्षी यहाँ पे आता है। फिर आगे देखते हैं, यह है कृष्णमृग, इस तरह का होता है, नीचे भूरे भूरे पाया जाता है, ऊपर से ब्लैक है, और इसके सींग है। सींग का मतलब ये नर हिरण, नर कृष्णमृग है, इस तरह का होता है। और यहाँ पे क्या बता रही है, ये केवल सर्दियों में बिताने में भारत में आती है, यहाँ अंडे नहीं देती। कौन नहीं देती, यहाँ पे जो बेटा देखा था आपने कुरंजा पक्षी, उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पे आती है भारत में, अंडे यहाँ पे नहीं देती है। और आगे बता रखा अभ्यारण्य के अंदर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरम्भ किया। अपने पिछले वाले पेज पर पढ़ा था कि जहाँ पे मैनेजमेंट करना है वहाँ तो ताला लगा के रखेंगे, तो ताल छापर हो गया। ताल है छापर, ताल से टेंसले याद किया था। टेंसले ने क्या किया था, टेंसले ने डेजर्ट इकोसिस्टम, इको पारितंत्र के बारे में, तंत्र से होता है टेंसले, तंत्र। टेंसले ने परिपाटी शब्द दिया था। तो ताल छापर में ताला लगा रखेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो ताल छापर या चोरी में हो गया। तो यहाँ पे ये बना रखा है, क्या बना रखा है, ट्रेनिंग देने के लिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर आगे चलते हैं, ये अबेड़ा कहाँ पड़ता है, कोटा में पड़ता है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क इस तरह का है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा। ये बड़ा सा हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, अभी दिखाएंगे कहाँ बैठे हैं। ये हो गया अबेड़ा, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह अवलोकन कर रहे हैं, पर्यटन वगैरह। तो अबेड़ा के बारे में देखते हैं क्या चीज़ है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के समय अबेड़ा महल और अबेड़ा तालाब स्थित है, जो कि पर्यटन दृष्टि से है। तो तालाब भी यहाँ पे है, महल भी है। तो ये देख लो आप, बायोलॉजिकल पार्क इस तरह बनता है। बायोलॉजी का मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं इसमें। फिर और क्या है इसमें खास, कैसे क्या बनता है सिस्टम बता रखा है। कोई भी बायोलॉजिकल पार्क बनाएंगे तो अपने सेंट्रल जीव अथॉरिटी होती है ना, प्राधिकरण, उससे अपन को परमिशन लेनी पड़ती है, कोई भी राज्य सरकार की रहेगी तो नई दिल्ली में स्थित है सेंट्रल जीव अथॉरिटी। नई दिल्ली में पहले सबसे पहले यहाँ से राजस्थान सरकार ने फॉर्म भेजा था मान्यता प्राप्त करने के लिए। फॉर्म नंबर 1 होता है, शुल्क के साथ भेजा। तो सरकारी कागज़ कोई भी जाता है तो उसका क्रमांक नंबर लिखा होता है और तारीख लिखी होती है, नोटिस आता है, जो भी कुछ निकालते हैं पोस्ट वगैरह, तो क्रमांक होता है उसका, सीरीज नंबर। तो ये भेजा था, याद तो नहीं रखना ऐसा, मतलब प्रोसेस बता रहा हूँ मैं किस तरह होता है। नई दिल्ली भेजा था ना, तो इससे इतनी तारीख को भेजा था, स्वीकृति मिल गई थी, और इतनी तारीख को देख लो 1 दिसंबर 2021 से दी जा चुकी है ना।
तो वैसे ही इसको छोड़ो, कोई बात नहीं। फिर ये याद करना सज्जनगढ़, बाकी और भी है बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, नहीं उदयपुर में है। तो यहाँ पे जो बन रहा है तो इसके अंदर क्या होता है कि अबेड़ा में जो बन रहा है ये अबेड़ा हो गया, तो इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग जू से चिड़ियाघर से अपन को जीव जंतु लाने पड़ेंगे, है ना। सज्जनगढ़ से लाएंगे या फिर ऊपर दे रखा है नाहरगढ़ जयपुर के अंदर ही है। यहाँ से जयपुर के अंदर से जयपुर में वापस लाएंगे, जयपुर से जयपुर लाएंगे, मतलब 10 किलोमीटर लाने के लिए वो अपन को सेंटर से पूछना पड़ेगा कि भाई लेके आ सकते हैं क्या। यहाँ पे दे रखा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जयपुर से एक टाइगर और नागालैंड से जूलॉजिकल पार्क। जयपुर की 2 चीज़ें दे रखी, नाहरगढ़ दे रखा है। यहाँ से भी लाएंगे वापस कोटा में लाएंगे, बल्कि कहीं पे भी राजस्थान सरकार राज्य के अंदर भी लाएंगे तो भी सेंटर से पूछना पड़ेगा, ये दिक्कत है ना। तो सेंटर से क्यों, उसके सेंट्रल जो अथॉरिटी है वही करती है सब काम। राज्य सरकार अलग चीज़ है, केंद्र सरकार अलग चीज़ है। तो ये बात है। फिर आगे चलते हैं। सरिस्का मैंने बताया था, ये दरा सरिस्का इश्क होता है, किससे होता है, लवर से। अलवर, किसी को पता नहीं सरिस्का कहाँ पे, लवर से याद कर लो, अलवर। वैसे सबको याद होगा सरिस्का कहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। जैव विविधता, ये तो याद कर दिया ना। जैव विविधता, विविधता कब होगी, बहुत कई, विविधता मतलब कई होता है, कई मतलब मई महीने में आता कई, 22 मई जैव विविधता दिवस है ना। ये राजस्थान की सरहद नदियों पर आसपास के जैव विविधता देश, ये पढ़ लो आप क्या लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं। तो ये हमेशा आता है, राजस्थान की गौरवमय गाथा आती है। पर्यावरण क्षेत्र में पकड़ रहे हैं तो पर्यावरण क्षेत्र में राजस्थान में क्या क्या हुआ, कैसे क्या, कल आज और कल, मतलब बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, क्या कैसा क्या है ये बताया जाएगा हिस्ट्री के बारे में। इसको बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले पीछे का लास्ट का पढ़ लेते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव कहाँ पर है, भरतपुर में। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं। राजस्थान के पूर्वांचल, ये हो गया राजस्थान, इस कोने में धौलपुर, इसके ऊपर भरतपुर आ गया, यहाँ की बात चल रही है। तो भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के विश्व पटल पर है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ साइबेरिया से पक्षी वगैरह उड़ के आते हैं, तो फेमस है। विदेशी पक्षी आते हैं बहुत 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर से, तो इसको साइबेरिया ना, तो विश्व पटल पे है। और इसके क्षेत्रफल कितना है, 29 वर्ग किलोमीटर में फैला, बस ओनली 29। तो अपन ने मैप बनाया था, ये चंबल नदी में बैठ के जाती है, तो इसके अंदर से नहीं होकर जाती है, मतलब अंदर से तो नहीं, बाहर से जाती है, पर यहाँ से पानी की सप्लाई करेंगे चंबल नदी से अंदर, जिससे क्या बोलते हैं, चंबल नदी से डेडिकेटेड पाइपलाइन जोड़ेंगे, जिससे अंदर पानी की व्यवस्था हो जाए, आराम से रह सके। फिर इसमें आगे और क्या दे रहेगा, इनका झुंड आता है 6000 किलोमीटर दूर से साइबेरिया से, और सितंबर अक्टूबर में गणना प्रवास पर आते हैं। सितंबर अक्टूबर वाला अभी चल रहा है, तो अभी आने लग गए हैं मतलब। और आपको पता है इसको याद कैसे करना, नेशनल पार्क कब बना है। तो जैसे आपको पता है सेंटर में एक लॉ आया था 1981 में, कौन सा आया था, 1981 हो गया खांसी, तो वायु प्रदूषण से होता है खांसी, तो हो गया 1981। एयर पोल्यूशन से होता है खांसी, तो 81 हो गया। तो इसी से याद रखेंगे अपन कि एयर में कौन उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, तो कौन से पक्षी उड़ते हैं, केवलादेव अभ्यारण्य में क्या है, केवलादेव में पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान का। यहाँ का जो पक्षी है 1981 में उड़ गए थे, 1981 में खांसी हो गई थी, वो ऊपर उड़ रहे थे आसमान में, तो खांसी होने से हो गया 1981, और ये नेशनल पार्क बन गया था 1981 में। यहाँ पर दे रखा है 1981, कहाँ गया भाई, 1981 में नेशनल पार्क बन गया।
नेशनल पार्क की क्यों नाम लिया? क्योंकि नेशनल लॉ आया था, एयर पोल्यूशन एक्ट नेशनल लेवल का था 1981। वायु प्रदूषण एक्ट सेंटर का था, तो ये भी नेशनल पार्क सेंटर का है, इसलिए 1981 हो गया। 81 में नेशनल पार्क भी बन गया और वायु प्रदूषण का एक्ट भी आ गया। 81 से हो गई खासी, 81 खासी, है ना। और 1972 का कैसे याद है आपको? कौन सा लॉ है? 1972 वन्य जीवों का साथ दो, वन्य जीवों का साथ दो, 7 और 2 क्या हो गया? वन्य जीव संरक्षण। साथ देने के लिए वन्य जीवों का साथ दो मतलब जीवों का संरक्षण, ये हो गया। ऐसे ही याद कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। केवलादेव हो गया जो कि भरतपुर में है, और नेशनल पार्क 1981 में बना था। चंबल नदी से डेडिकेटेड पाइपलाइन जाएगी, ये देख लिया। हेरिटेज है, लोग घूमने आते हैं बहुत, और यूनेस्को में जुड़ा हुआ है। यूनेस्को की ओर से घोषित दुनिया का हेरिटेज क्षेत्र में से एक है। फिर आगे चलते हैं। सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से पर्यावरण संरक्षण पहले प्राथमिकता है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। फिर आगे चलते हैं। पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ केजड़ली। केजड़ली कहाँ पे? बीकानेर की साइड में। जोधपुर बीकानेर नहीं बल्कि जोधपुर में। जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर केजड़ली गांव है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विश्व का एकमात्र मेला लगता है, जो कि भाद्रपद पक्ष शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। वृक्ष मेला है, दुनिया में एक अनोखा है, हर साल लगता है ना। 5 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं ये। फिर आगे चलते हैं। क्यों मनाते हैं? जम्बोजी को मानने वाले विष्णु समाज के लोग आज भी वन्य जीव की सुरक्षा करते हैं। जम्बोजी ने 29 रूल दिए थे। विष्णु है 20+9 विष्णु। ये महाराणा संगा के समकालीन थे। महाराणा संगा 1527 में युद्ध हुआ था सांगा और बाबर का, उस टाइम पे ये भी थे। ये 1535 तक थे लगभग। तो आगे और देखेंगे इनके बारे में। ये बता रखा है केजड़ली के बारे में, है ना। यहाँ पे ये बना रखी थी इनके याद में स्मृति। केजड़ली में क्या हुआ था? 363 पर्यावरण प्रेमियों ने बलिदान दे दिया था। ये कल्पवृक्ष माना जाता है केजड़ी को। और ये जम्बोजी है अपने पर्यावरण के क्षेत्र में। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण जागृति द्वारा पर जयपुर में ये छोटे मोटे प्रोग्राम स्टार्ट किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, ये बता रखा है। राजस्थान सरकार ने क्या ये स्टेट लेवल का स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान भी लॉन्च किया है 1 जून, और 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की पालना मतलब अपील भी की है, प्रतिज्ञा ली है वगैरह। फिर आगे चलते हैं और क्या किया है। और तो इसमें है 2022 की थीम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की? ओनली वन अर्थ, खाली एक ही पृथ्वी है। सबको पता है एक ही है, मंगल अभी बहुत दूर है, अपने लिए तो अपने एक ही पृथ्वी है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब अशोक गहलोत जी हैं, तो ये इंदिरा गांधी जी की तरफ से जो भी हो रहा है उनके टाइम के काल की बात करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण की जगह ही अलग। तो क्या क्या हो रहा है? चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये रहे चंडी प्रसाद भट्ट, ये वाला है। तो इन्होंने क्या क्या काम किया, उनको बहुत पर्यावरण क्षेत्र में माना जाता है। तो इन्हें पहले है ना ये अवार्ड मिल चुके हैं, नीचे दे रखे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, ये वाला 1982 में। पद्मश्री मिला हुआ है, बाकी और इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड मिले हुए हैं इनको। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंडी प्रसाद जी बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के चमोली से।
चंडी से हो गया चमोली, चंडी से हो गया चमोली, चमोली हो गया उत्तराखंड में, याद होगा आपको। तो उत्तराखंड में वगैरह क्या क्यों वहाँ से कि फेमस हुए, तो वहाँ पे क्या चिपको आंदोलन आया था 1973 में। तो लोगों को संगठित करके वहाँ पे जो पेड़ वेड़ काट रहे थे, वहाँ पे क्या बात थी कि जैसे वहाँ के लोकल आदमी हो गए, तो उनके खेतों वेतों में मतलब उनके जंगल में जो पेड़ थे उन पर उनका अधिकार नहीं था, बल्कि जो ठेकेदार थे उनका कब्जा था, जो गैर कानूनी तरीके से हकदार था। तो इसके लिए लोगों ने विरोध कर दिया कि हमारे पेड़ हमको ही अधिकार नहीं और तुम आगे पेड़ काट रहे हो, क्या मतलब है ये। इसलिए विरोध हो गया था, चिपको आंदोलन चला था। तो ये भी उतर गए थे। तो इस आंदोलन में एक और वहाँ के प्रसिद्ध कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, वो भी वहीं के थे। दोनों साथ में मिलकर ये आंदोलन आगे बढ़ाया। तो आंदोलन के बाद न केवल वनों की रक्षा के लिए कानून बना, बल्कि पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी हुआ। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बाद उसका गठन हुआ, पर्यावरण मंत्रालय का गठन हुआ। बहुत बढ़िया बात है यार, पर्यावरण मंत्रालय कैसे बना। और ये भी तो है यार, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कैसे याद करूँ, पर्यावरण संरक्षण कानून, इन्वायरमेंट ईपी एक्ट, इसको कैसे याद करोगे। ACT कब आया था, ईपी एक्ट आया था, ई से बन गया 8, पी का उल्टा कर दिया 6, ईपी एक्ट 1986 में बना था। ईपी एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। जैसे तैसे याद करना, याद कर लेना, 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर आगे चलते हैं। मेगड़ासर का जलाशय, ये तो एग्जांपल दे रखा है कि कोई सा गांव का नाम ले लिया, कहीं पे कोई योजना चल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी नवाचार होता है उसके बारे में बता रखा है कि कैसे क्या काम किया, मतलब नरेगा काम चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा कि जरूरतमंद ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है नरेगा से ना। फिर जल संरचना का विकास भी किया, विस्तार किया और सुदृढ़ किया, ये बात बताई गई। जल सुविधा का प्राप्त होने वाले के आसपास क्षेत्र में कुआं जल स्तर बढ़ गया, पानी यहाँ इकट्ठा हुआ तो फिर खेत कोड़े में बह के नहीं जाएगा पानी, यहीं से ज़मीन का लेवल बढ़ेगा पानी का, ये बात कही गई है। फिर वर्षा जल का संचयन, इसमें बता रहेगा वर्षा जल का संचयन कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। बारिश होगी तो बह के नहीं जाना चाहिए, खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी का में, ये बात है ना शहर। तो इसी को अप्लाई करने के लिए बनाए गए। तो वर्षा जल के संचयन के उपाय अलग अलग दे रखे। सतह के जल को कैसे स्टोर करेंगे, बांध बनाएंगे, डैमेज पानी तो नदी कुएं में तालाब में संग्रहित करके किया जाएगा सतह का जल। छत का पानी घरों पे अपन इकट्ठा करना, टंकियाँ वगैरह बनाएंगे, नीचे पानी गिरेगा उसको इकट्ठा कर लेंगे खड्डे में, वो बांध के माध्यम से भी कर सकते हैं। भूमिगत टैंक बनाएंगे जिससे कि इससे भूमिगत टैंक में क्या होगा, पानी वाष्प बन के नहीं उड़ेगा और मिट्टी के अंदर रहेगा, जिससे कि ज़्यादा समय तक चलेगा। और जल संग्रह जैसे बावड़ी वावड़ी बनाते, कुछ भी छोटे मोटे तालाबों में संग्रह कर लगते हैं। वर्षा जल संचयन के काफ़ी फ़ायदे हैं, क्या क्या है, नहाने के लिए काम में लगेंगे, खाना पकाने में ले सकते हैं, साफ पानी को घर साफ करने के लिए सब जगह यूज़ कर सकते हैं, बाकी खेती वेती में करते ही हैं। और इसमें बता रहेगा जो वर्षा के जल को सिंचाई किया है उसको सबसे पहले फिल्टर करना है। कोई भी बारिश का जल आया उसको रोक लिया, गंदगी बह के आ जाती है तो उसको फिल्टर करना ज़रूरी है। और फिल्टर के बाद भी उसको है ना साफ करना है पानी में, साफ पानी मतलब कपड़े वपड़े से छानना पड़ेगा रेत में, और फिल्टर करना एक तरह से मशीनी रूप से, मैकेनिक रूप से उसको उबालना है जिससे कि मौजूदा बैक्टीरिया मर जाए। तो लोग कहते हैं ना कि यार पानी को उबाल के पीना चाहिए, पर डेड बॉडी तो अंदर ही रह जाती है, उससे क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा ये है कि देख डेड बॉडी होगी तो वो नुकसान नहीं देगी, शरीर के अंदर जाएगी तो गर्म करने का पानी, तो डेड बॉडी होगी तो वो नुकसान नहीं देगी, और लाइव होगी जिंदी होगी तो वो क्या एक्टिव होती है, तो शरीर में उधर उधर दौड़ेगी तो अपन को नुकसान देगी, मरा हुआ कोई नुकसान नहीं देगा, ये बात है। इसलिए उबालना बहुत ज़रूरी है पानी को। उबालने के बाद ठंडा करके पियो, ये नहीं उबला हुआ पानी पी ले। फिर आगे चलते हैं। वन्य जीव के बारे में बता रखा है, वैसे होते हैं वन्य जीव, कभी जाएंगे घूमने। फिर आगे क्या दे रखा है, बच्चों के चेहरे में मुस्कान लाने का प्रयास।
कैसे लाएंगे? यहाँ पर बना रखा है, क्या बना रखा है, वात्सल्य चाइल्ड केयर होम बना रखा है, विशाल बालगृह। मतलब किसी को बीमारी हो गई, एड्स हो गया, तो एड्स क्या होता है? एड्स बीमारी के नाम है, और कौन सा वायरस से होती है? HIV से होती है। HIV वायरस है, HIV बीमारी नहीं है। HIV के कारण होता है एड्स, पहले ये आता है, उसके बाद ये हो जाता है, ये होता है। तो कम्युनिटी से थोड़ा अलग रहते हैं, तो इससे इनको थोड़ा हिम्मत बनाई जा रही है, इनको बताया जा रहा है कैसे क्या रहना है, क्या खाना पीना, पोषण के बारे में बताया जा रहा है, दवाई वगैरह के बारे में सब कुछ इनको अवगत कराया जा रहा है। तो ये बात है। तो इस बीमारी में क्या लोग थोड़े अलग हो जाते हैं समाज से, इसमें क्या चिड़चिड़े हो जाते हैं इनका शरीर, मानसिक तनाव, खून की कमी हो जाती है, मानसिक तनाव होता है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन की सामान्य समस्या रहती है इनमें। तो इनको थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात चल रही है। तो ये बात है बस। फिर आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि क्या है? प्रदेश में ग्रामीण आबादी का ड्रोन सर्वे, ग्रामीण को डिजिटल पट्टे, मतलब मोदी सरकार वो स्वामित्व योजना लाए थे, अपने घर होते हैं गांव में, तो इसके डिजिटल रूप से रजिस्ट्री निकाल सकते हैं। उनको रजिस्ट्री होगी तो अपन जैसे खेत अपना डायरेक्ट लोन ले सकते हैं, घर की जगह को ज़मीन को खरीद बेच सकते हैं, ये बताया गया। तो सर्वे कैसे होगा इसके बारे में बता रखा है, कौन करेगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, कौन कौन जुड़ा हुआ इसमें विभाग, कितना टाइम लगेगा, ये बताया गया। तो देखो इसमें ये है, देश भर में हो रहा है। तो स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 14 अप्रैल 2020 को हुआ था, है ना। 14 अप्रैल 2020, 14 अप्रैल को क्या आती है? राजस्व दिवस मनाया जाता है संपूर्ण देश में, है ना। तो 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2021 में पूरे देश में हो गया था। पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट हुआ था, पायलट के रूप में, पायलट फेज के रूप में। अब पूरे देश में चल रहा है 2021 से। तो इसमें होता क्या है कि राजस्व गांव, राजस्व मतलब जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है सरकार को, तो उनमें क्या, जहाँ जहाँ आबादी रहती है, आबादी जहाँ पब्लिक रहती है, जहाँ रहेगी वहाँ मकान होगा। तो जहाँ मकान होगा उस मकान में आबादी होगी, पब्लिक रहती है, तो वहाँ का पट्टा जारी करेगी सरकार। उनके नक्शे बनाएगी। कैसे बनाएगी? नक्शे तो पहले से बने हुए हैं, डिजिटल रूप से बनाएगी। ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा, ड्रोन ऊपर जाएगा और फोटो खींचेगा प्लॉट के। मैप में दिखाई देता है, पर मैप से भी और क्लियर दिखाई देगा इससे। तो ये क्या करेगा, फ़ोटो खींचेगा और इनको जोड़ा जाएगा और जोड़ के ऑनलाइन डाला जाएगा। अब ये कैसे क्या होगा? ये 2 तरीके से होगा, 2 फेज से। देखो इसमें क्या होगा, बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में कितने मतलब गांव में होते हैं घर वगैरह, तो कितने गांव भी तो होने चाहिए, अपना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने क्या जिला परिषद है। 33 जिला परिषद है, 352 पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति कितनी है? पंचायत से 5 आ रहा है, समिति आगे बाजी 3 2 लगा दो, पंचायत समिति हुई। गांव कितना हो गया? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत 11,304 है। फिर गांव होते हैं राजस्व गांव, ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह होते हैं। राजस्व गांव, ग्राम पंचायत के आसपास छोटे मोटे गांव होते हैं, उसको बोलते हैं। एक ग्राम पंचायत के आसपास 3 4 5 गांव होते हैं। तो ये हो गए सब मिला के 11,000 का 3 4 गुणा कर लो तो 46,354 बन गए गाँव। ऐसे होते हैं। तो इसमें बताया जिसमें पब्लिक रहती है ना, उसी का सर्वे हो रहा है, जिसका इसमें आबादी रहित राजस्व गाँव को ड्रोन सर्वे से बाहर रखेंगे। पब्लिक नहीं रहती उसका सर्वे नहीं किया जा रहा, जहाँ रहती है उसी का लिया जा रहा सर्वे ना। तो राजस्व गाँव में आबादी क्षेत्र की संपत्ति का किया जा रहा है। तो आगे चलते कैसे क्या होगा, जैसे गांव है, ये गांव हो गया, या मकान, मकान सब जगह मकान, इसका सर्वे हो गया, तो इसको डिजिटल पट्टा मिल जाएगा, आवेदन नहीं करना पड़ेगा। जिसका फ़ोटो खींच जाएगा, फ़ोटो खींचते खींचते ऑनलाइन डालते जाएंगे, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका होगा, टिक मिल जाएगा ऐसे। फिर
इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ज़मीन जिसके नाम पे ना, किसके नाम पे पता चल जाएगा, फिर आसानी से खरीद बेच सकेंगे और बैंक से भी लोन ले सकेंगे आसानी से ना, सुविधा मिल जाएगी। तो इंक्लूजन होगा लोगों का। स्वामित्व योजना देशव्यापी है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लोग अपनी ज़मीन को आसानी से ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। इस तरह ये बनाया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी है यहाँ पे और पटवारी साहब भी है, और जैसे नक्शा बनाया जा रहा है। ये मैप बन गया। वार्ड भी होते हैं, पार्शल। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन जुड़ रहा है। पंचायती राज विभाग, क्योंकि पंचायत ग्राम लेवल की बात चल रही है तो पंचायत राज विभाग जुड़ेगा, है ना। सबके पास आंकड़े होते हैं, इनके सबके आंकड़े होते हैं गांव वालों के। फिर राजस्व विभाग, क्योंकि राजस्व विभाग तो हो गई, क्योंकि क्यों होगा, रजिस्टर वगैरह इनके पास होती है। और राजस्व गाँवों को लिया जा रहा है तो राजस्व विभाग तो आएगा ही। ये राजस्व विभाग की बात चल रही है, आबादी वाले, तो राजस्व विभाग भी आ रहा है। फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे करने के लिए भी तो कोई एजेंसी होनी चाहिए। दोनों कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी। टेक्नोलॉजी देने के लिए सर्वेक्षण विभाग आएगा। एक्सपर्टी होती है ना, एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्टीज़ ये है सर्वेक्षण विभाग। तो ये तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। स्वामी योजना के तहत सबसे पहले क्या होगा कि ये गांव में ये तीनों मिल के जाएंगे। सबसे पहले तो जाएगा, सबसे पहले ग्राम पंचायत के पटवारी के सहयोग से ये गांव में पटवारी साहब आएंगे, गांव के आसपास चुनाव डाल देंगे, तो बाउंड्री बन जाएगी। और बाउंड्री बनने के बाद क्या होगा, जितने भी घर है सबका ऊपर नक्शा वो ड्रोन जाएगा और फ़ोटो खींच के आएगा सबके, एक जगह से 10-10 फ़ोटो खींचेगा। ऐसा करके इस एरिया में 1000, 2, 3 हज़ार जितने भी है फ़ोटो खींच के ले आएगा। और फिर जितने फ़ोटो आएंगे सबको कंबाइंड करेंगे, मिलाया जाएगा। सब फ़ोटो को मिलाएंगे और बड़ी फ़ोटो बनेगी, सबको मिलाएंगे। इस वाली को यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, अपन पज़ल बनाते हैं, पज़ल को जोड़ते वैसे फ़ोटो को जोड़ा जाएगा। सारे फ़ोटो को एक साथ बड़ी कंपोजिट ये बनेगी, पूरे गाँव की इमेज। उसको फिर क्या किया जाएगा, यहाँ पे इनको देंगे। किनको देंगे, इनको क्या बोलते हैं, इनको सबमिट करेंगे, इसको देंगे ग्राम पंचायत में सौंपेंगे। ग्राम पंचायत में दे देंगे। फिर ग्राम पंचायत वाले क्या करेंगे, इस नक्शा के जो नक्शा बना रखा है, तो इसमें भी अंदर वाली बाउंड्री और बाहर वाला क्षेत्र, बाउंड्री अंदर और बाहर। तो बाहरी सीमा के बारे में क्या बता रहेगा, यहाँ के जांच कौन करेगा, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ये जांच करेंगे। और अंदर की सीमा की जांच कौन करेगा, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ के सहायक वार्ड पंच है। इस क्षेत्र में वार्ड पंच है, इस क्षेत्र में वार्ड पंच है, 2 वार्ड पंच यहाँ की ये कर लेंगे। और वार्ड पंच अंदर ही करेंगे, बाहर थोड़ी आएंगे वार्ड पंच। यहाँ के वीडियो वगैरह करेंगे पटवारी साहब, और वीडियो यहाँ की जांच करेंगे, अंदर की वार्ड पंच करेंगे। फिर ये बताएंगे, हाँ चलो मैप में ये संशोधन करना थोड़ा गलत हो गया जो भी, तो ये बता देंगे। फिर दूसरा प्रोसेस लगेगा, और प्रोसेस लगने पड़ा घर पे जाके पूछेंगे, भाई जगह सही है, फ़ोटो सही है नहीं है, सर्वे करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, जितना भी संशोधन उसमें ऐड करके दोबारा फ़ोटो नया आएगा, उसमें ला के मैप बना दिया जाएगा। और फिर उसको ग्राम पंचायत में लगा देंगे, ग्राम पंचायत में लगा देंगे फ़ोटो। और किसी को आपत्ति हो तो 1 महीने के अंदर बता दो। 1 महीने बाद फिर डिजिटल रूप से ऑनलाइन आ जाएगा। ये है इसमें, यह ड्रोन है, ये उड़ेगा ऐसे। फिर आगे चल रहा है, ये क्या आ गया, चुप्पी तोड़ो सियाने बनो, और लड़कियों को लिया। और कौन सी लड़कियाँ हैं, इनकी एज है कितनी, एज है 10 साल के आसपास होगी कम से कम। तो 10 साल से आसपास होती जो लड़कियाँ, उनको क्या शिक्षित किया जा रहा है
कि आजकल माहौल बहुत ख़राब है, तो उनको बताना पड़ता है कि आजकल बहुत वैसे सब समाज में बहुत वो जागरूकता आ रही है। और माहवारी जैसे होते ना, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन या गुड टच बैड टच जैसे काम के बारे में सिखाया जा रहा है कि क्या चीज़ होती है। गुड टच बैड टच हर कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब बाल्यावस्था होती है, उसमें पालतू किसी का रेप भी हो जाता है, पर पता कोई डर के मारे बता नहीं सकता है। तो इसमें अवगत कराएंगे कि कोई आपको टच कर रहा है, कौन सी जगह करे, प्राइवेट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए, कोई करे तो इसकी शिकायत किन से करनी है, कैसे है। तो इसमें समझाया जाएगा बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चियों को, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कोई इसी टेंशन में रहता है, ज़िंदगी भर बोल नहीं पाता है, उसका मानसिक लेवल का दिमाग में वही चलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। तो समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर ये करना चाहिए। तो इसमें बताया रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या है, उड़ान योजना आई हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक अनुपम चुप्पी तोड़ो सियानी बनो। चुप्पी मतलब चुप नहीं रहना है, जो भी हो बता दो। कोई गुड टच बैड टच हो गया, और शरीर में कोई कमजोरी वगैरह हो बता दो। तो ये सब कुछ है जो कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से बच्चों में जागरूकता ला रहे हैं। और जो 10वीं हाइजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट दिए गए। हाइजीन मतलब ये 9वीं से 12वीं की लड़कियाँ होती है, थोड़ी मैच्योर हो जाती है, तो इनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये आगे छोटे बच्चों को और मतलब फैमिली को सबको हैंडल कर सकते हैं, समझदार हो गई हैं ये। तो घर में माता पिता फैमिली जो स्कूल नहीं आते उनको, समाज की औरतों को सब ये सिखा सकते हैं कि कैसे क्या सफाई वगैरह रखनी है, इसलिए इनको हाइजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो ये बढ़िया बात है। फिर आगे चलते हैं। सैनिटरी नैपकिन वगैरह भी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ दिया जाएगा अब मोदी जी के राज में। बहुत लोग आसानी से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है जो कि चल रही है। चल फिर आगे चलते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये तो चल ही रहा है, कंटिन्यू चलेगा, अपन देखते रहेंगे। 4-5 अक्टूबर 2 गांधी जी की जयंती तक चलेगा। वैसे 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक भी चलेगा, 5 दिन का, और SMS स्टेडियम में होगा। तो फिर आगे चलते हैं। मैं खानवा हूँ, तो ये है राणा संघ के बारे में बता रखा है, खानवा। तो 1557 में तो यहाँ पे संघा आया था। संघा और बाबर के बीच में क्या युद्ध हुआ था। और खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। तो पेट भर के खाना खाया, पेट भर के खाना खाया। किसने खाया पेट भर के? सांगा ने और बाबर ने। तो ये हो गया तोपखाना और बंदूक है। ये सबसे पहली बार यहाँ पे इंडिया में आया था बाबर, तो तोपें और बंदूक लेके आया था, ये बात कही गई। ये हमेशा लास्ट पेज पे आता है, पास्ट का बताया जाता है और अभी का बताया जाता है कराटे में। पहले ऐसा होता था जो ऊन को बूंद रहे और यहाँ पे ऊन नहीं, सूत काट रहे, और ये भी सूत का बता रहे किस तरह के काट रहे। तो ये हो गया। अब अपन क्या पढ़ना है, लास्ट चीज़। ये वर्षा जल पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। क्या पढ़ना है? केवल पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, देशी विधि ये भी पढ़ लिया। ये शायद अपन को वो हिस्ट्री पढ़नी है, ये वाली हिस्ट्री, राजस्थान की गौरवमय गाथा। कितने मिनट लगेंगे? 38 हो गया। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, मतलब सिर कट जाए और पेड़ पौधा बच जाए, है ना। सिर कट जाए, रूख रहे मतलब पौधा रह जाए, तो भी सस्तो जान, तो भी छोटी बात है। सिर कटने के बाद भी पेड़ बच जाता है
अपन मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर पेड़ रहना चाहिए। ये बात पहले कही गई थी। कितनी इम्पोर्टेंट बात है भाई, जान से बड़ी चीज़ पेड़ है। फिर आगे चलते हैं। पर्यावरण का सीधा सरल अर्थ क्या? प्रकृति का आवरण। प्रकृति को संभाल के रखते। पर्यावरण नहीं होगा तो प्रकृति क्या होगी? निर्जीव हो जाएगी। ये बात कही गई है। तो प्रति सभी मनुष्य को जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है ना, लेकिन लालच पूरा करने के लिए, ये महात्मा गांधी जी भी ने कहा था। ये बात है, लालच कभी पूरा नहीं होता। यहाँ पे ये क्या चल रहा है? जागरूकता चल रही है वृक्षों के प्रति। नई पीढ़ी में ऐसी जागरूकता जरूरी, गले मिल रहे सब। फिर आगे चलते हैं। मरुस्थल के आवरण परंपरागत संरक्षण। आवरण क्या होता है? मतलब जहाँ पे मतलब प्रकृति को ऐसे छोड़ दिया जाता है, वहाँ से पेड़ एक टहनी पत्ता तक नहीं तोड़ा जाता है, वो होता है आवरण। बहुत सेवा भाव दिखाया जाता है। तो थार मरुस्थल के बीच बसे सरहदी जिले जैसलमेर में पर्यावरण संरक्षण लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हजारों वर्ष यहाँ के महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ये सब कुछ है। कंटीले वन क्षेत्र, आर्चाटी वन, बरसाती कचमट, सब कुछ है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आवरण है, इनको आवरण बोलते हैं। तो आवरण में क्या होता है? पर्यावरण से जुड़े लोग मानते हैं कि जैसे जैसलमेर का प्राचीन आवरण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो आवरण बन जाते हैं। अपन छोड़ देते हैं उन जगहों को, कभी लकड़ी वकड़ी तोड़ के नहीं लाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। ये बात है। फिर आगे चलते हैं। रोहतू गाँव, ये तो एग्जाम्पल दे रखा कैसे क्या रोहतू गाँव में ऐसे विकास हुआ है। तो राजस्थान में पड़ता है रोहतू गाँव, राजस्थान के नागौर में। तो रोहतू गाँव में पर्यावरण संरक्षण किया। यहाँ पे क्या है कि कोई भी घर वर बनता है, नया मकान वगैरह, तो बीच में पेड़ आएगा तो पेड़ को काटेंगे नहीं, बल्कि मकान के डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर देंगे। ये पेड़ है, यहाँ पे मकान बना तो मकान की डिज़ाइन की छत को इस तरह छेद करके निकाल देंगे, पेड़ ऊपर से निकल जाएगा, मकान अंदर से, ये पेड़ यहाँ रहेगा। मतलब पेड़ को बिल्कुल नहीं काटेंगे, ये बात है। और पेड़ पौधे लगाए भी जा रहे, काफ़ी पेड़ पौधे हो गए यहाँ पे, एक टहनी भी नहीं काटी जाती है, ये बात है। अब आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं थोड़े बहुत, कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन हुए। तो बिश्नोई के बारे में तो अपन थोड़ा बहुत देखा था। बिश्नोई जम्बो, सबसे पहले तो ये देखना है बिश्नोई पंथ कब चला था। गुरु जम्बेश्वर जी 1450 से, मतलब 1450 से लेके 1536 तक तो इनका पीरियड था, है ना। बिश्नोई पंथ का संस्थापक माने जाते हैं। तो पीरियड था, इनके 29 नियम थे, 20+9, तो ये नियम वगैरह थे ना। तो ये तो इनके जम्बेश्वर जी के बारे में बात होगी, बिश्नोई पंथ। अब आंदोलन कब चला? आंदोलन चला था 1730 में। यहाँ पे 1700 ईस्वी के बाद 1730 में अमृता देवी खिचड़ी आंदोलन, है ना, ये 30 है। और यहाँ पे 1536 तक इनकी एज थी, मतलब बाद की बात है, 15 से 16 17 200 साल बाद की बात है। 200 साल बाद भी इतना प्रेम था इनकी बातों में कि बिश्नोई धर्म को मान रहे थे, 29 नियम का पालन कर रहे थे पेड़ पौधे के लिए सबके। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? पेड़ के लिए अपनी जान दे दी थी। उनकी बेटी ने, सब ने, तीनों बेटियों ने, और 363 लोग और आगे थे, तो उन्होंने भी अपने बलिदान दे दिया था पेड़ को बचाने के लिए। तो खेजड़ी पेड़ है, तो इसको इंग्लिश नाम भी है प्रोसोपिस सिनेरिया। तो खेजड़ी से आगे चिपक गए तो चिपकने सीनस लगा लिया, सीनस से ऐसे याद कर लेना, सिनेरिया। और राजस्थान के मध्य, तो इसमें क्या है कि जो पेड़ पौधे से प्रकृति से प्यार करते हैं उनको राजस्थान में हर साल अवार्ड भी दिया जाता है 25,000 रुपये का, और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र। तो राजस्थान और एमपी दोनों के पास में पड़ता है, इसलिए राजस्थान एमपी में सरकार द्वारा वन विभाग, तो जंगली जानवरों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया है, यह दिया जाता है। चिपको आंदोलन, चिपको कहाँ पे? उत्तराखंड में चिपको से चीज हो गया चन्नी, अपन ने याद किया था, चीज हो गया चन्नी। तो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड में वन वृक्ष कटाई के खिलाफ यह हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, हाँ चन्नी नहीं मतलब चंडी प्रसाद है,
इनका नाम आया। ये थे वो अप्पी को कैसे याद रखेंगे? अप्पी को इसका उल्टा कर दो, कॉपी। यूँ उल्टा पढ़ लो, उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा? कॉपी। और कॉपी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। तो ये कहाँ पे हुआ था आंदोलन? कर्नाटक में हुआ था, ऐसे याद कर लो। तो कर्नाटक में अप्पी को आंदोलन हुआ था 1983, अगस्त 1983। फिर आगे चलो साइलेंट वैली, सबको पता ही होगा लगभग। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल के अंदर है, घाटी, यहाँ पे हुआ है। अप्पी का आंदोलन काहे के लिए हुआ था? यहाँ पे भी चिपको आंदोलन की तरह हुआ था। अप्पी का आंदोलन बोलते हैं इसमें, कर्नाटक वन की रक्षा के लिए हुआ था। यहाँ पांडुराम हेगड़े थे। हेगड़े आगे खास व्यक्ति थे जिन्होंने आगे बढ़ाया। और साइलेंट वैली में तो क्या बंद, वो नदी पे परियोजना चलती थी, कुंटीपुज। तो इसके खिलाफ, इसके विरोध में हुआ था। फिर आगे चलते जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाना बिहार है, ये बिहार है। बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के इस साइड में उड़ीसा है। तो तीनों जिलों में, तीनों राज्यों में लगभग हो ही गया था कि जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट हो गया था। कोई तो कहता पॉलिटिक्स थी, राजनीति लालच का खेल था। सागवान के पेड़ के लिए हुआ था। तो बिहार से स्टार्ट हुआ था, फिर झारखंड गया, फिर उड़ीसा तक फैल गया था 1980 में। 80 बात फंसी तो जंगल में हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन। फिर नर्मदा तो आपको पता, गुजरात, सरदार सरोवर डैम। तो यहाँ पे कौन, 1961 में तो जवाहरलाल नेहरू ने बांध की परियोजना उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ पे क्या वनस्पति वगैरह निवास करती जनसंख्या वगैरह, तो इसके हिसाब से यहाँ पे मेधा पाटकर, श्रीमती अरुंधति राय, उन्होंने, बाबा आमटे ने, आमिर खान ये भी आ गए थे, इन्होंने विरोध किया था बस। टिहरी बांध, इसको कैसे याद रखें? टिहरी उत्तराखंड में टॉप लेवल पे है टिहरी। तो टिहरी को टिहरी ओ तेरह। तो चलो कैसे भी याद कर लेना, याद नहीं आ रहा मेरे को कैसे करेंगे। ये कौन कौन सी नदी है? भागीरथी और बिलगंगा नदी पे है ना, बिलंगना नदी पे, बिलंगना। इसकी ऊंचाई 260 मीटर तक है, बहुत ज़्यादा है। और सुंदरलाल बोनगना, इन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो ये है चीज़, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ लिया। तो ठीक है, थैंक यू। कैसा है बताना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। कम से कम सब्सक्राइब तो करो यार। चलो ठीक है, थैंक यू।